हेलो दोस्तों, ये हमारा ग्रामीण विकास चैप्टर का तीसरा वीडियो है। शुरू के जो 2 वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी अप्रोच से बात की थी। इम्पॉर्टेंट था, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट था। मेरे हिसाब से एक बार सब्जेक्ट को देखने में जो फीलिंग्स होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप उसको किन भावनाओं से पढ़ रहे हो, क्या भावना क्या है आपके पढ़ने के लिए। तो उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन हम लोग यहाँ पर कॉन्क्रीट बात करना स्टार्ट करेंगे कि एकदम कोर में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोगों को क्या करना है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे और हैं जो ग्रामीण विकास में विकास की दौड़ में पीछे छूट गए। उनका हमें करना है ग्रोथ लेकर के आना है। ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं समृद्धि। समृद्धि कैसे होती है? किसी भी क्षेत्र में समृद्धि के लिए आपको निवेश की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? निवेश। निवेश समझते हैं? आपको कोई भी चीज में ग्रोथ लाना है तो आपको उसमें निवेश करना पड़ेगा। पैसे के टर्म्स में भी हो सकता है, बाकी चीजों में भी हो सकता है। ठीक, आपको अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं तो आपको पढ़ाई में निवेश करना पड़ेगा। आप ज्यादा पढ़ाई करोगे तो आपको मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बनेंगे। ठीक, सीखना अच्छे से तो डेफिनेटली और अच्छे से सीखना होगा, है ना। मार्क्स लाना और सीखना नॉट नेसेसरली पूरी तरह से कोरिलेटेड है, लेकिन हाँ काफी हद तक कोरिलेटेड है। और बोर्ड एग्जाम्स में तो कई बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें ये चीज दिखती है। और रियल लाइफ में तो डेफिनेटली दिखती है ना। सबसे बड़ा एग्जाम तो हमारी लाइफ है। कोई भी एग्जाम लाइफ से बड़ा नहीं होता। खैर आगे आते हैं। अब निवेश आप तब कर पाओगे जब आपके पास बचत हो। पैसे के निवेश की बात की जाए तो मेरे पास अगर पैसे ही नहीं है और मुझे निवेश करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा? ठीक, अब पैसे है नहीं, बचत है नहीं और निवेश करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? मान लो मैं एक किसान हूं, मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मेरे परिवार के खर्चे में, मेरे खुद के खर्चे में हो गए पूरे। अब मेरे पास पैसा बचा नहीं है, लेकिन अगली फसल लगाने के लिए मुझे बीज की जरूरत है, मुझे उर्वरक खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, मुझे फसल खेत जुतवाना है, मुझे पानी लगाना है खेत में। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी ही, वही निवेश है। अब उसके लिए पैसे मेरे पास है नहीं तो मुझे लेना पड़ेगा उधार। क्या लेना पड़ेगा? उधार। उधार कोई बोलते हैं क्रेडिट, साख भी बोलते हैं। साख का मतलब क्या होता है? किसी की प्रतिष्ठा कैसी है, तो अगर प्रतिष्ठा अच्छी है तो उसको ज्यादा लोन मिल सकता है ना। तो साख के लिए या उधार के लिए मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा बैंक्स के पास। बैंक्स तो हुआ ही नहीं करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अब ये बोलना गलत है, होती तो है, लेकिन बैंक्स क्या करती हैं? आपसे कोलेटरल मांगती हैं। ऋणाधार क्या है आपका? कोलेटरल क्या है? गिरवी क्या रखोगे? अब किसान के पास तो कुछ है नहीं, तो किसान किसके पास जाता है? किसान अपने ही गांव में एक मोटे से धन्ना सेठ है उनके पास जाता है। और ये वो आदमी है जो सारे लोगों को लोन दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? ये इनको सबके बारे में सब कुछ पता है। ये वो इंसान है जो गांव में रहता है, ये वो इंसान है जो दबंग है, ये वो इंसान इसको पता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुमसे पैसे छीन तो लूंगा ही। और ये इंसान बहुत ही मोटी ब्याज दर पे लोन देता है, 4%, 5% प्रति माह। मैं तो जानता हूं लोगों को 5% पर मंथ पे लोन ले लेते हैं। साल भर में आपने 100 रुपए लिया था तो आप 60 रुपए और चुकाओगे लोन पर। 160 रुपए आप दोगे एक साल के बाद। और बैंक्स आपको आजकल के टाइम पे तो 7-8% पर आराम से मिल जाता है। उसमें भी प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग होती है, आरबीआई ने बना रखा है, जिसमें हम लोग 18% तक तो एग्रीकल्चर में देने की कोशिश करते हैं। तो बैंक्स को सरकार की तरफ से ये आदेश है कि आप इन लोगों को लोन दीजिए। मिलता भी है, लेकिन उसमें भी क्या होता है? जो बड़े किसान है उनको मिल जाता है, क्योंकि खेती तो वो भी कर रहे हैं। जो सीमांत किसान है, जो भूमिहीन लेबरर है, भूमिहीन श्रमिक है गांव में, उसको नहीं मिल पाता। उसके पास जमीन ही नहीं है, वो दिखाई नहीं पाता कि वो किसान है, जबकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही छोटे किसान है, उनको पैसे नहीं मिल पाते। और साथ में ये जो वर्ग आता है छोटे किसानों का, इनको बैंक्स में जाने में एक तरह का हेजिटेशन भी होता है। उनको पता नहीं होता कि हमसे क्लर्क साहब क्या बात कर देंगे, है ना। और कई बार वो कुछ भी फॉर्म भरवा रहे होते तो वहां पर भी हेजिटेशन होता है। तो भले ही लोगों को महंगा लोन अपने यहाँ के जो मोटा सा धन्ना सेठ है या जैसा भी है, जो इनको बहुत ही ऊंची ब्याज दरों पे लोन देता है, उनके पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये निवेश नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? तो अगर होता क्या है कि ये अपनी मेहनत से जो काम कर रहे होते हैं उसका बड़ा हिस्सा तो ये किसको दे देते हैं? वापस उसी इंसान को जिससे ये लोगों ने लोन लिया था। और कई बार होता है, आपने मदर इंडिया देखी हो, मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था, तो संडे को कभी कभी मैं नानी या मौसी के यहाँ चला जाता था। मेरे नाना जी उस टाइम पर लखनऊ में ही रहा करते थे और मैं लखनऊ सैनिक स्कूल में पढ़ता था। तो मैं एक बार गया और मदर इंडिया मूवी आ रही थी, तो नाना जी ने बोला कि उनको काफी पसंद है, देखो बैठ करके। मैं देखता देखता रहा। और वहां पर, जिस आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो देखिएगा, एक लाला होता है जो क्या करता है? हेरा फेरी करता है। किसमें? गांव का गरीब किसान है, उसको तो पढ़ाई लिखाई आती नहीं बेचारे को। आप हेरा फेरी करते जा रहे हो। हेरा फेरी करते हुए भी आपकी ऊंची दर है, तो आप क्या करते हो? उनको डेट ट्रैप में फंसा देते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋण पाश। मतलब आपने एक बार लोन ले लिया, अब आप जीवन भर वो लोन कभी वापस कर ही नहीं पाओगे। इस तरह की चीजें होती हैं। और इसमें क्या हो जाता है
कि गांव की अर्थव्यवस्था में आप गरीबी का आधार देखोगे ना, तो उसमें बहुत बड़ा कारण डेट ट्रैप भी रहा है। फंसा लेते हैं, सूदखोर लोग होते हैं, 3% 4% पे ब्याज देने वाले लोग हैं। तो होता क्या है कि निवेश तो करना ही करना है, क्यों निवेश नहीं करेगा तो अगली फसल कैसे उगाएगा, उसको पैसे तो चाहिए ही, और वो बैंक से नहीं मिलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये सब जो पूरी चीज है वो ऐसा तो नहीं कि सरकार को नहीं पता थी, सरकार को पता थी। हमारे देश में एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हुए हैं, बहुत ही मजबूत, है ना, क्या नाम था उनका, लोग भूल जाते हैं। एक ही महिला प्रधानमंत्री हुई और बहुत ही मजबूत थी, आयरन लेडी बोला जाता था इंदिरा गांधी जी को। उन्होंने 1969 में क्या किया था, 14 ऐसी बैंक थी जिनको राष्ट्रीयकृत कर दिया था, फिर 1980 में बाकी 6 बैंक्स को भी कर दिया था, तो 20 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया था। ये ऐसी बैंक थी जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं, आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर के ब्रांचेस खोलनी होंगी, भले ही आपको फायदा ना हो, क्योंकि उनको ये पता था, गरीबी हटाओ का नारा भी उन्होंने बाद में दिया अपने चुनाव के लड़ने के दौरान। लेकिन उनका क्या था, इन्होंने बहु संस्था व्यवस्था का सहारा लिया। किस चीज के लिए, कि गांव में जिनको लोन चाहिए उनको सस्ता लोन मिल पाए। सस्ता लोन का मतलब क्या है, कि बहुत ऊंची ब्याज दरों पर ना हो, है ना। तो ये काम इसमें क्या था, 14 ऐसी बैंक्स थी बड़ी बड़ी जिनको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होगा, कि वो बैंक्स मुख्यतः सरकार की हो गई, सरकार के बताए हुए चीजों के हिसाब से चलेंगी, मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं रहेगा, समाज का बेनिफिट जो है वो बड़ा उद्देश्य हो जाएगा। और उससे क्या हुआ, बहुत सारी संस्थाएं ग्रामीण परिवेश में आने लग गई। कौन कौन सी तरह की संस्थाएं थी, कॉमर्शियल बैंक्स थी जिनको हम लोग बोलते हैं व्यावसायिक बैंक्स, ऐसे ही रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं, आरआरबीज बोला जाता है इनको, रीजनल रूरल बैंक्स, है ना, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। हालांकि इनमें करप्शन का बहुत केस चलता है, कोऑपरेटिव का कभी आपको बताऊंगा किस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन उद्देश्य ये था कि सारे इस तरह की चीजें होंगी तो अच्छा रहेगा। फिर भूमि विकास बैंक, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं, ये सारी बैंक्स आने लगी। तो ये क्या हो गया, ये क्यों आने लगी, क्योंकि ऐसा सोचा गया कि भाई गांव में जो किसान है उसको आप सस्ता कर्ज दो। अब कर्ज में भी एक और एस्पेक्ट आ जाता है, उसको कर्ज क्यों चाहिए था, क्योंकि उसको बीज चाहिए हैं, फर्टिलाइजर्स चाहिए हैं, ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन एक और एस्पेक्ट है जो बहुत ही दुखद है मेरे लिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के दहेज के लिए लोन लिया है और फिर जीवन भर पैसे नहीं चुका पाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके यहां पर किसी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी 13वीं के लिए कर्जा ले लिया और उसके पैसे नहीं चुका पाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने त्योहार मनाने के लिए उधार लिया, त्योहार मनाने के बाद से दारू पीने के लिए उधार लिया, त्योहार मनाने के बाद से कई बार क्या होता है कि धार्मिक अनुष्ठान कराना था, भागवत करानी है, रामायण करानी है, कोई भी कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान कराना है, इसके लिए कर्जा लिया। ये दुख क्यों देता है मुझे, ये वो सारी चीजें हैं जो कहीं से भी उत्पादन नहीं कर पा रही हैं। आपने बीज के लिए लिया, आपने फर्टिलाइजर के लिया, वो पैसा आप लगाओगे तो आपको और पैसा मिलेगा, ये तो खर्चा है। और ये खर्चा क्यों है, क्यों गरीब किसान जिसको पता है मेरे पास पैसे नहीं है फिर भी वो ये सब क्यों कर रहा है, क्यों शादी में दहेज चल रहा है ना समाज में, अगर वो नहीं देगा तो उसकी लड़की की शादी नहीं हो रही है। दूसरी समस्या क्या है, कई बार झूठी प्रतिष्ठा का भी बहुत गंदा आवरण लोग ओढ़े रहते हैं, उनको दिखाना है कि नहीं हमारे यहाँ पर भी पैसा है, हम भी अच्छे से इंतजाम कर पाएंगे। और वो है क्या, पूरा समाज ऐसा, उसमें उस अकेले इंसान की गलती नहीं है, पूरे सिस्टम की गलती है। पूरा सिस्टम एक कमजोर इंसान को, आर्थिक रूप से कमजोर इंसान को धकेल रहा है कि तुम लोन लो, क्योंकि तुम्हें इतना इतना बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा, क्या जरूरत है बंदोबस्त उस तरह की। ऐसे ही मृत्यु हो जाती है, इंसान चला गया है, उसके बाद से 13वीं भी धूमधाम से करनी है। तो ये सारी चीजें भी हैं। ये क्या होता है, ये कहीं से भी उत्पादन नहीं कर पा रहा होता है, बीमार पड़ गए उसमें भी कई बार समस्या हो जाती है, लेकिन बीमार होने के बाद से इंसान अच्छा काम कर सकता है। और बीमारी स्वास्थ्य में जो पैसा खर्च हो रहा होता है वो इन्वेस्टमेंट है, वो निवेश है, तो उससे दिक्कत नहीं है। ये भी समस्या है, इनके लिए भी कई बार बहुत ऊंची ब्याज दरों पर लोन मिलता है। लेकिन सोचिए कि जो काम बिल्कुल भी उत्पादक नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान करा लिया, शादी हो रही है, इन सारी चीजों में आपने इतने ऊंची ब्याज दरों पर लोन ले लिया और उसके बाद से आप कभी चुका नहीं पा रहे हो, आप डेट ट्रैप में फंस गए। तो इस तरह की स्थितियां में देखी जाती हैं। और आजकल तो आपको पता ही है कि 1991 के बाद से जो विकास दर रही है खेती की, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2014-15 में एक है जीवीए मेथड हम लोग निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, उसके हिसाब से 1% से भी कम ग्रोथ रही है एग्रीकल्चर में। अब इतनी हालत खराब हो गई है, विकास दर इतनी कम हो चुकी है खेती में। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की चीजें होती है तो बहुत दुख होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है वो आना स्टार्ट हो गया, उसमें 1969 में इंदिरा गांधी जी का काफी अच्छा योगदान रहा। बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट उसको अपोज किया करते थे, लेकिन अभी उसके काफी अच्छे पॉजिटिव इंपैक्ट्स दिखते हैं हमें रूरल इकोनॉमी में। लेकिन यहां पर बड़ी समस्या क्या आ गई, ये जो भी थे बैंक्स वगैरह थे, ये किसान को तो सीधे सीधे जानते नहीं है ना, अभी भी नहीं जानते हैं। और अभी भी जो किसान है उसको हेजिटेशन है, उसको जानकारी नहीं है। तो अभी भी जो सूदखोर थे, महाजन थे, व्यापारी, लाला, क्षेत्रीय सूदखोर, दबंग,
ये सारे लोग अभी भी लोन देते रहे। हालांकि कई किसानों को इनके पास जाने की जरूरत नहीं रह गई, लेकिन क्योंकि किसानों को जानकारी नहीं, इसलिए इनका बोलबाला अभी भी चलता रहा। तो ऐसे में एक नया इनोवेशन लेकर के आया है ना, बोलते हैं आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी होती है। तो एक नया सिस्टम लोग लेकर के आ गया, क्या था वो? SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, स्वयं सहायता समूह। क्या होते हैं? इन्होंने बोला कि जब हमें सूदखोर तो वैसे ही खा करके निचोड़ रहा है, और ये जो हमारा बैंक्स हैं वो भी हमारी मदद नहीं कर पा रही, वो हमसे कहती हैं कुछ गिरवी रख दो। हम क्या गिरवी रख दें, हमारे पास गिरवी है ही नहीं रखने को। गांव का महाजन बोलता नहीं आप गिरवी मत रखो, हम तो आपसे पैसे ले ही लेंगे, क्योंकि वो तो दबंग आदमी है। तो इन्होंने बोला हम क्यों इधर उधर किसी के पास जाएं, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप सहायता करने के लिए एक समूह बनाते हैं। सारे जो भी सदस्य हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के चंदा देंगे। सारे लोग जब चंदा इकट्ठा कर लेंगे, उस चंदे को हम उस इंसान को दे देंगे जिसको वास्तव में पैसों की जरूरत होगी। तो बैंक्स को एक तरह से खुद से रिप्लेस कर दिया। बैंक क्या करती है? बैंक उनको पैसे दे देती है जिसको जरूरत होती है, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उनसे ले लेती है, ठीक, यही तो करती है। इन्होंने बोला नहीं, हमें फॉर्मल बैंक्स नहीं चाहिए, हम लोग खुद से काम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मल बैंक तो बोलती है कि आप गिरवी रखो। अब क्योंकि छोटा सा समूह है, उसमें सारे एक दूसरे को जानते हैं, तो उन्हें पता है कि वास्तव में हाँ इनके यहाँ ये जरूरत है, हाँ इनके यहाँ ये जरूरत है, इसलिए इनको पैसे दे देते हैं। तो ये काम होने लगा। और इसमें खुशी की बात क्या है? खुशी की बात ये, क्यों इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऋणाधार की आवश्यकता हुआ करती थी। ऋणाधार मतलब कोलेटरल लॉ। बैंक्स बोलती थी आप कुछ गिरवी रखो, है ना, कुछ तो आपके पास हो। और ये लोग तो आपस में एक दूसरे को जानते थे, तो इन्होंने बोला हमें ऋणाधार की आवश्यकता नहीं है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 2003 में, मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिखने का कंफ्यूज मत होना, 2003 में लगभग भारत में 7 लाख एसएचजीस थे। कितने थे? 7 लाख। और 2019 आते आते इनकी संख्या 54 लाख हो गई। आप सोचिए कि कितना ज्यादा तेजी से 7 लाख से 54 लाख हो गई 16 साल के अंदर, 16-17 साल में। समझ रहे हैं आप? अब 16 क्यों हो गया? और समझ लीजिए 6 करोड़ भारत में ऐसी महिलाएं हैं जो आज एसएचजीस की सदस्य हैं। कितनी? 6 करोड़ महिलाएं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये चीज ज्यादा अच्छे से काम कर पा रही है, हमें बैंक्स भी उतने अच्छे से मदद नहीं कर पा रही है, महाजन तो हमें पहले से परेशान कर रहे थे, लाला लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग खुद की सहायता करेंगे। और इसमें इन लोगों ने पैसे जोड़ते हैं आपस में, थोड़ा थोड़ा, जिसको जरूरत होती है उसको लोन दे देते हैं, और उससे थोड़ा इंटरेस्ट रेट जो रीजनेबल है, उचित है, वो उस पर ब्याज दर पे पैसे लेते हैं। तो इस प्रकार से, और यहां पर आपको समझिए कि ये जो चीजें हुई हैं, इसमें भी सरकार का प्रोत्साहन है। सरकार अभी बोलती है कि एसएचजीस को भी आप लोन दीजिए। लेकिन जहां जहां पर गैप्स आ रहे होते हैं ना, देखो एसएचजीस हैं, एनजीओस हैं, एनपीओस हैं, ये सब मालूम है, एक इकोनॉमिस्ट है, उनका ये कहना है कि किसी भी समाज में एनजीओस को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। आप सोचें कैसी बात है, गैर सरकारी संगठन क्यों ना हो। अगर आप समाज में कुछ अच्छा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को लेकर के आ रहे हो, तो इंसान बोलता है, वो इकोनॉमिस्ट है, वही बोलते हैं कि वास्तव में काम तो सरकार का है, हम सरकार चुनते ही इसलिए हैं। तो अगर सरकार असफल है तभी एनजीओस के एग्जिस्ट करने का कोई ना कोई माहौल बनता है। नहीं तो अगर सरकार सब काम अच्छे से कर रही हो तो एनजीओस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे उस सोसाइटी में। क्योंकि एनजीओस क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं जिसकी समाज की जरूरत है, और पूरे समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम लोग अपना चुनाव करके सरकार को चुनते हैं। तो सरकार नहीं कर पा रही है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये भी है कि सरकार सारी चीजों को नहीं देख पा रही है। देख पाना बहुत मुश्किल भी है, अलग अलग तरह की नीड्स आती रहती है, इसलिए इस तरह के संगठनों की भी आवश्यकता होती है ना। लेकिन एक आदर्श समाज में नहीं होगी, क्योंकि वहां पर सरकार सारे काम कर ले रही है जहां आवश्यकता है। तो यहां पर समझिए, अब होता क्या है कि स्वयं सहायता समूह जो है उन लोगों को पैसा दे देती है, और इस तरह के जो प्रोग्राम चलते हैं उनको बोला जाता है क्या? अति लघु साख कार्यक्रम। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स होते हैं, अति लघु, बहुत छोटा है, 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह का अमाउंट लोग दे देते हैं इकट्ठा करने के बाद से। और क्या होता है, यहां पर भी एक चीज जो है वो दुखी कर देती है मुझे, ये देखो सैड इमोजी है। क्यों दुखी कर देती है? मैंने आपको बताया था कि कुछ तरह का जो कर्जा होता है ना, वो होता है आपका उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो ये उत्पादक कर्ज होता है, आपने बीज के लिए लिया, आपने शिक्षा के लिए, आपने बीमारी हारी के लिया। एक होता है जो आप खर्चे के लिए ले रहे होते हो, उपभोग करने के लिए ले रहे होते हो। एक होता है उत्पादन के लिए, एक होता है उपभोग के लिए। तो एसएचजीस में भी जो लोग पैसे ले रहे हैं, ज्यादातर लोग उपभोग के लिए ले रहे हैं। बुरी बात नहीं है, अच्छा ये है कि हाँ चलो, जिसको जरूरत थी उसको ठीक से पैसे तो मिल गए, बहुत ऊंची ब्याज दर पे पैसे तो नहीं लेने पड़ रहे। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर उन्होंने प्रोडक्टिव कामों के लिए लिया होता तो और उत्पादन बढ़ता। समझ रहे हैं? तो अगर आप थोड़े दिन तक अपने खर्चों को रोक करके उत्पादन बढ़ा पाओ तो आपका ओवरऑल लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो उस तरह की चीजें हैं। फिर भी यहां पर एक और जो संस्था थी जिसका मैंने नाम नहीं लिया था, 1982 में नाबार्ड लेकर के आए थे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसने क्या किया?
इसने ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में जितने भी लोग थे जिनका काम क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से कर्जे बांटे जाएं एफिशिएंटली, ज्यादा ऊंची ब्याज दर पर ना हो, उन सारे प्रयासों का समन्वय स्थापित करने वाली ये शीर्ष संस्था बनकर के निकली है। ठीक, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। और हरित क्रांति ने भी एक चीज बहुत अच्छी की। हरित क्रांति से पहले जब भी गांव में कर्जे की जरूरत पड़ती थी तो उत्पादक कारणों की वजह से बहुत कम लोग कर्जा लेते थे। क्यों? उन्हें पता है कि उसी तरह से खेती हो रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी तो आई नहीं। हरित क्रांति ने नई टेक्नोलॉजी दी, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज दिए, HYV बोला करते हैं उनको, और ये सारी चीजें देना स्टार्ट किया तो किसानों से सोचा कि यार ये चीज खरीद लेते हैं तो इससे हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। तो हुआ क्या कि हरित क्रांति ने लोगों को मानसिक स्तर पर पुश किया कि आप अपने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कर्जा लो। तो हरित क्रांति का भी एक इनडायरेक्टली रोल क्या रहा कि उन्होंने उत्पादक ऋण की तरफ लोगों को उन्मुख किया। तो ये भी काफी अच्छा पॉइंट रहा। अच्छा, तो ये सारे प्रयास रहे। अब इनका परिणाम कैसा रहा, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने इसमें बात की है, लेकिन भारत में जो ग्रामीण बैंक है उसकी कैसे समीक्षा करेंगे एक बार अगले वीडियो में। बाकी ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आपको धीरे धीरे गांव में क्या चीजें हो रही हैं और क्रेडिट साइड पर क्या क्या चीजें हो रही थी उसकी बात की है। विपणन की अभी हम लोगों ने ज्यादा बात नहीं की, उसके भी करें। विपणन में क्या होता है कि हम बाजार कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आप सभी लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।